वेलकम बैक टू राव सुपर क्लासेस। आज के वीडियो सीरियल में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कतें जो है आज क्लास 10 के बच्चों की हो रही है, जो पहले अटेम्प्ट में जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने, उनको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इस कंसेप्ट को जो है मैं इजी वे में आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, जिससे कि आपके तत्काल परीक्षा में इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता होगी और आप इसका भरपूर जो है बेनिफिट पाएंगे। इसमें हम लोग पहली चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चे, यहां पर इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हुए हैं। अब हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो एक चीज आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग देखें कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट की बात देखते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट यानी सबसे पहले हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं कि मैग्नेट, जिसको हम लोग आयरन का एक ऑक्साइड होता है, ये Fe3O4, तो आयरन के इस ऑक्साइड को ही हम मैग्नेट कहते हैं। और इसका अगर कहीं भी हमारे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मैग्नेट का फार्मूला, तो Fe3O4 का यूज हम लोग कर सकते हैं। देखो बच्चे, मैग्नेट जो होते हैं एक नेचुरल फॉर्म में होते हैं, यानी नेचुरल मैग्नेट होते हैं, और दूसरा ये सिंथेटिक यानी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। और जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। यहां पर देखोगे कि इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि अगर जो भी हमने मैग्नेट बनाया, उसमें हमने आयरन, निकिल और कोबाल्ट, इन तीन चीजों को मिला करके हमने जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। और इस मैग्नेट का शेप हमने डिफरेंट शेप दे दिए। जैसे मान लीजिए सर्कुलर शेप में ये यू टाइप ऑफ शेप, ये लॉन्ग शेप दे दिए। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप का शेप का हमने मैग्नेट बनाया। इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग सबसे अच्छी चीज ये देखें कि अगर हम कोई एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस ले लें, 3 डायमेंशनल, जो चारों तरफ से उसके अराउंड हो, तो अगर किसी भी मैग्नेट के अराउंड अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस अगर लिया जाता है, और अगर उसमें किसी भी एक मैग्नेटिक निडल को अगर रख दिया जाए या मूव कराया जाए, तो वो मैग्नेटिक निडल जो होती है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करती है, तो ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी हम लोग सीधे सामान्य वे में हम लोग इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द मैग्नेट, ए मैग्नेटिक निडल एक्सपीरियंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखो बच्चे, जब हम उसमें मैग्नेटिक निडल का यूज करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो किसी न किसी लाइन
तरह से हम लोग एक नई चीज देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। एक चीज आपसे मैं बता दूं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के विषय में हम लोग सीधे सीधे केवल इमेजिन कर सकते हैं, न कि किसी चीज को हम लोग रियल में परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, तो सीधे वहीं से हम लोग शुरू कर देंगे कि एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन एन मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic needle experienced the direction of magnetic force। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर हम लोग देख लें, सुन लें, क्योंकि देखो बच्चे, इसको बहुत बारीकी से अपने लैंग्वेज में समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगी बात। जैसे हम क्या कहते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन, मैंने हम केवल ये कोई रियल लाइन नहीं होती है कि किसी एक लाइन से डायरेक्शन से वो किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव करती है, वह हम इमेजिन करते हैं। तो यह एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉन की जाती है, और अगर उस पर कोई भी मैग्नेटिक नीडल है तो वह जो फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्सन या मैग्नेटिक फोर्स को फील करती है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, यह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिसाइड करती है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल वे में आप देख लीजिए कि एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic needle experienced the magnetic force in a particular direction। तो इस तरह से वह डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब बच्चे एक चीज देखिए, इसी के साथ साथ ये पूछ देता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो याद करो बच्चे कि सबसे पहले कि अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो यहां पर किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल, यानी जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं तो इनसे वह रिलेटेड होती हैं। यानी अगर हम देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो आप पहले राउंड में यही सीधे कहिएगा कि द कर्व्स ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मीटिंग एट साउथ पोल। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मीटिंग एट साउथ पोल। मतलब आप समझ लीजिए कि ये इनका कंडीशन होगा कि अगर ये नॉर्थ पोल से निकल करके और साउथ पोल को मिलती हैं, तो अगर एक कंडीशन इनका इस तरह से हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मोस्टली ये कर्व लाइन होती है, और पहला हम प्रॉपर्टीज के रूप में हम यही कहेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मीटिंग एट साउथ पोल। दूसरी चीज इनके क्लोजनेस के रूप में हम देखते हैं कि क्लोजनेस मतलब यह है कि आप देखोगे, अगर इस फिगर को देख रहे हो तो इस पोजीशन को आप देखो बच्चे, यहां पर एक कर्व जो होती है बहुत अधिक क्लोज्ड है, तो वहां पर जहां भी अगर कोई कर्व क्लोज्ड है इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फोर्स अधिक लग रहा है, और जहां पर एक कर्व क्लोज नहीं है तो वहां पर समझिए कि मैग्नेटिक फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब है कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
stronger near the pole, stronger near the pole and weaker away the pole. तो दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गर नियर द पोल एंड वीकर अवे द पोल. अगर ये पोल के पास हैं तो स्ट्रॉन्गर होगी, यानी वहां पर एक कर्व क्लोज्ड होगा, और जब पोल से दूर जाएंगे तो ये वीक होती जाती हैं, ये वीकर होती जाती हैं, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा. तीसरी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे कि तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर है तो उसमें हम देखते हैं कि इनका तीसरी प्रॉपर्टीज का नेचर क्या होता है. तो तीसरी प्रॉपर्टीज में आप लोग सीधे एक कंडीशन याद रखें कि टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, देखिए ये वन लाइन है, ये टू लाइन है, यहां पर अगर हम कह दें कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है. अब क्यों पॉसिबल नहीं है? तो अगर हम ये कह दें कि अगर ये पहली लाइन है और इस पहली लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है. तो देखिए एक डायरेक्शन हमको यहां पर मिल गया और इसी पॉइंट से इंटरसेक्टिंग लाइन दूसरी जा रही है. तो अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पर टेंजेंट नंबर 2 मिला. आप देखोगे कि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, और जब दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन शो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. यह तीसरी प्रॉपर्टी हो गई. चौथी प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो अगर हम देखते हैं कि देखिए अगर इस पर टेंजेंट हम कोई भी पॉइंट लेकर के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो होता है यही उनके डायरेक्शंस को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शंस को ये कंडीशन परफॉर्म करते हैं. दूसरी चीज अब हम लोग देखेंगे बच्चे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना, किसी मैग्नेट के लॉन्ग स्ट्रेट मैग्नेट को ले लें और उस पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये ड्रॉ दी पैटर्न of magnetic field line for a bar magnet. देखो बच्चे, किसी बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हम खींच सकते हैं. तो देखिए ये हो गया आपका ये बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है. अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देखे हैं कि ये ओरिएंट करती हैं नॉर्थ पोल से. चलिए नॉर्थ पोल से ये ओरिएंट कर गई, ये और जा करके साउथ पोल को मीट कर जाती हैं. ये साउथ पोल को ये मीट कर गई. अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल को जा करके मीट करती हैं. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बार मैग्नेट में ड्रॉ की जाती हैं.
तो इस तरह से हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखना हो, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो देखोगे बच्चे इसमें हम लोग एक लॉ देखते हैं, वह लॉ है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। देखो बच्चे ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक वायर है, स्ट्रेट वायर ले लीजिए, और एक स्ट्रेट वायर है, अगर इस वायर को अगर मान लीजिए कि हम अपने राइट हैंड से अगर इस वायर को अगर हम पकड़ें और इसमें अगर ये देखें अगर मान लीजिए हम इसको अगर अपने राइट हैंड से पकड़ें तो हमको दो चीज दिखाई दे रहा है। पहला जो है देखिए वायर पर थम्स, ये हमारा थम्स है, ये थम्स है, और एक कर्व ऑफ फिंगर। देखो बच्चे जब हम अगर इसको राइट हैंड से वायर को ऐसे पकड़े तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब हमारा है, तो ये जो है करंट के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक कर्व ऑफ फोर फिंगर है, तो कर्व ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो बच्चे ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब देख लीजिए आप सीधे अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आ जाए कि स्टेट मैक्सवेल राइट हैंड रूल, आप सीधे अपना पेन और अपने राइट हैंड से पकड़ लीजिए और इस कंडीशंस में ला दीजिए, कह दीजिए कि थम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्व ऑफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। देखो बच्चे जहां हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर हम दाल चलते हैं तो बोर्ड वाले भी लोग पात चलने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हम केवल अपने इसी कंडीशंस को केवल जाने तो बोर्ड ने एक पूछ दिया कि अगर मान लीजिए इसको डाउनवर्ड कर दिया जाए तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा। तो आप सीधे अपने हाथ को ऐसे डाउन कर दीजिए और देखिए ये करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के थ्रू में होता है। इसका मतलब आप सीधे डायरेक्शन के रूप में इनको हम फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है, फोर्स का डायरेक्शन लेना है, तो उसमें हम मैक्सवेल राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। इसी को बच्चे हम लोग स्क्रू लॉ भी कहते हैं, यानी स्क्रू रूल के रूप में भी होता है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सवेल जो है राइट हैंड रूल को कंडक्ट करते हैं। क्या हम करते हैं, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी ग्रैस्प द राइट हैंड a straight wire, then the thumbs represent the directions of current and the curve of forefinger represent the directions of magnetic field। तो इस तरह से एक मैक्सवेल राइट हैंड रूल स्टेट होता है और इसमें
हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इट वी ग्रेव्स राइट हैंड ए स्ट्रेट वायर, देन द thumbs represent the direction of current and curl of forefinger represent the directions of magnetic field। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शंस में क्वेश्चन पूछेगा उस डायरेक्शंस में हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चे, इसके बाद हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, सोलिनॉइड। देखो अभी हम लोग मैग्नेट के विषय में देखे हैं, और मैग्नेट के विषय में हम लोगों ने साफ साफ देखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। डेवलप करने के साथ साथ ये आयरन और आयरन लाइक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करते हैं। अदर सबस्टेंस को जो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं उनको ये रिपेल करते हैं। उसी संदर्भ में हम एक नई चीज देखेंगे कि सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड है क्या चीज? तो देखो बच्चे, हम अगर इस सोलिनॉइड के विषय में बता दें तो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि अगर हम एक कार्डबोर्ड को मोड़ करके सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर बना लीजिए, और इस पर एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न इस पर मूव करा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न, और इनके दोनों एंड को ला करके मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को ला करके एक बैटरी से जोड़ दीजिए। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये अरेंजमेंट जो होता है सोलिनॉइड कहलाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, तो सोलिनॉइड के विषय में मोस्टली हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग कॉपर वायर। सोलिनॉइड क्या है? तो इट इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड इन सिलिंड्रिकल शेप, वाउंड इन। देखो बच्चे, सोलिनॉइड और सोलिनॉइड के साथ हम लोगों ने जो चीज देखा है कि अभी हमने देखा कि अगर एक कार्डबोर्ड को लेकर के और बेंड करके और उसको सिलेंडर बना लें और उसके ऊपर इंसुलेटिंग कॉपर वायर के को कई बार लपेट दें, एक नंबर ऑफ टर्न इस पर लपेट दें, इनके दोनों एंड को ला करके बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम सोलिनॉइड करते हैं। यानी अगर सोलिनॉइड को डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम सीधे कर सकते हैं कि इट इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड इन ए सिलिंड्रिकल शेप कॉल्ड सोलिनॉइड। तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? सोलिनॉइड कहते हैं। अब सोलिनॉइड क्या है? तो सोलिनॉइड इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स। जब सोलिनॉइड को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। तो यह स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के रूप में बिहेव करने लगता है। इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग इसी के हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। यानी अगर हम यहां पर देखें कि सोलिनॉइड का मोस्टली जो है सोलिनॉइड का जो कंडीशन इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है? तो यह ठीक एक बार मैग्नेट के तरह से बिहेव करता है। अब उसमें क्या है? तो बार मैग्नेट को विषय में आप जानते हैं कि अगर बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करा दिया जाए तो बार मैग्नेट स्टे ओनली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि ये बार मैग्नेट जो है को फ्रीली अगर सस्पेंड कराते हैं तो यह केवल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ही स्टे करता है। तो अगर हम सोलिनॉइड को भी अगर फ्रीली सस्पेंड करा देते हैं तो सोलिनॉइड भी
एक फिक्स डायरेक्शंस में ही स्टे करता है। तो यानी इसकी प्रॉपर्टीज एक मैग्नेट से बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी से मिल रही है। दूसरी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट जो है आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। तो ये सोलेनॉइड भी आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई करके इसके स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करा सकते हैं। और उसमें जो क्या होता है कि अगर हम देखिए, अगर इसमें आयरन की रॉड जिसको हम कोर मटेरियल कहते हैं, इनको हम कोर मटेरियल, तो कोर मटेरियल का यूज यानी इसके कॉइल के अंदर एक आयरन, सॉफ्ट आयरन की रॉड को हम पुट कर देते हैं विदाउट अदर कनेक्शन। तो जब हम इनको पुट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर जाती है। यानी अगर हम दूसरी चीज देखें वह क्या है, तो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फैक्टर अफेक्टिंग strength of magnetic field line। देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ऑफ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो देखो बच्चे, अब हम यहां पर अभी देखे हैं कि ये कोर मटेरियल जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बढ़ा दे रहा है, सोलेनॉइड में यूज कर दिया जाता है। तो उसी के कंडीशंस में हम देखते हैं कि क्या क्या हम अप्लाई करके सोलेनॉइड के स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। तो देखोगे बच्चे, यहां पर हम पहला जो है, जो हम एप्लीकेशन, जो पहला हम इसके ताकत बढ़ाने या इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जो प्रोसेस यूज करते हैं वह क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। देखो बच्चे, यहां पर यानी मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अच्छे जान लो कि अगर कॉइल में जितने ही नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी चीज है स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा करके अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट का यूज करते हैं, मतलब कि अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन increases due to increase of magnetic current, increase of electric current। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट यानी B is directly proportional to I, यानी
अगर करंट को हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी यहां पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तीसरी चीज एक है जो हम लोग यूज करते हैं, वह है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो ये नेचर ऑफ कोर मटेरियल, तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल यानी कोर मटेरियल, देखो बच्चे अभी मैं बताया कि अगर हम सॉफ्ट आयरन की रॉड यूज करते हैं कोर मटेरियल के रूप में तो इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को वह इंक्रीज करा सकता है। तो इस तरह से हम कोर मटेरियल का भी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम इंक्रीज करा सकते हैं। अब देखो बच्चे, इसके बाद हम लोग जो एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे वह है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो बच्चे, जब हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी जब भी हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि फोर्स का डायरेक्शन कहां है, कैसे उसके डायरेक्शंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मोशन, इसमें बच्चे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो बच्चे, यहां पर अगर हम एक कंडीशन ले लेते हैं और इसमें याद रखिएगा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर को, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, द thumbs represent the directions of motion या force, the forefinger represent the directions of magnetic field and middle finger represent the directions of current। यानी अगर हम एक चीज कर दें कि यहां पर अगर हम फर्स्ट 3 फिंगर को इस प्रकार अरेंज कर दें कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शंस ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको कैसे स्टेट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, द forefinger represent the directions of magnetic field, middle finger represent the directions of current and thumbs represent the directions of motion or force। तो अगर ये कह दें कि ये लेफ्ट हैंड यानी अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार अरेंज करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम कह सकते हैं कि यदि ये 4 फिंगर डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, मिडिल फिंगर डायरेक्शंस ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थम्स
रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मोशन और फोर्स। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, अभी हम लोग इसके साथ एक इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं जो ईएमएफ के कारण प्रोड्यूस होती है। और जब हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो सीधे सीधे हम समझ लें कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है ये मोस्टली जो होती हैं ओरिजिनल करंट का अपोज करती है। ओरिजिनल करंट के अपोज करने का मतलब होता है कि अगर वह जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल करंट जाएगी तो इंड्यूस्ड करंट उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो अब हमको देखना है कि इसमें हम मोस्टली ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करते हैं। यानी जब भी हमको इंड्यूस्ड करंट से संबंधित बात समझनी होगी तो उसमें हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे। यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो बच्चे, यहां पर मोस्टली जो है ये डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट अगर हम देखें तो ये कंडीशन मान लीजिए कि अगर हम देखें तो एक कंडीशन डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट और एक डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर हम देखो बच्चे सीधे सीधे अपने राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर को देख लीजिए। फर्स्ट 3 फिंगर मैंने थम्स, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। अगर फर्स्ट 3 फिंगर को अगर हम इस प्रकार अरेंज करें, इस प्रकार स्ट्रेच कर दें कि ये तीनों फर्स्ट 3 फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देन द थम्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मोशन और फोर्स। अब हम देखते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दिस रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच first 3 finger of right hand which is mutually perpendicular to each other, if 4 finger represent the directions of magnetic field, middle finger represent the directions of induced current, then the thumbs रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मोशन और फोर्स। तो ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो बच्चे, यहां फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के साथ अब हम जो मोस्टली चर्चा करते हैं वह है ओवरलोडिंग। देखो बच्चे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरलोडिंग। देखिए, अगर यह मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्टेड पार्ट है। अगर हम ये कह दें कि अगर ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड वायर, ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड वायर यूज्ड इन द सर्किट, अगर जितने भी सर्किट में एप्लायंस और वायर यूज किए जाते हैं हैव ए डेफिनेट पावर रेटिंग, तो उन सबका पावर रेटिंग अलग अलग होता है। डेफिनेट पावर रेटिंग के होते हैं। इस डेफिनेट पावर रेटिंग को हम सेफ्टी लिमिट करते हैं। इनको हम सेफ्टी लिमिट करते हैं।
if the appliances connected through the wire, if the appliances connected through the wire drawn more currents taken the safety limit, drawn more current taken the safety limit, the wire heated. तो उस कंडीशंस में वायर हीट कर जाते हैं और फॉल्ट कर जाते हैं. This event is generally known as overloading. तो इस इवेंट को हम ओवरलोडिंग करते हैं. देखिए भाई, सीधे हम लोग सीधी भाषा में बात करते हैं. तो अगर ओवरलोडिंग की बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाउस होल्ड सर्किट में ही बात करते हैं, अपने घरों में जो सर्किट है उसी में बात करते हैं. हमारे देखिए जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं सर्किट में, अगर उसमें डिफरेंट देखिए, एक पावर प्लग होता है, एक जो है जनरल प्लग होते हैं. अगर हम जनरल प्लग में पावर एप्लियंस जोड़ दें तो लोड उस पर बढ़ जाता है, और जब लोड बढ़ेगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट डेवलप होती है, क्योंकि यह मोस्टली हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है. और हीटिंग इफेक्ट जब बढ़ जाएगा तो इसके मेल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मेल्ट करने पर यह शॉर्ट सर्किट को डेवलप कर देते हैं. यहां पर मोस्टली कई जो है मान लीजिए कि कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं. जैसे मान लीजिए आग लग जाना, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाना, ये सब जो है परफॉर्म होते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं. तो ओवरलोडिंग का कंडीशंस हम क्या है, तो ओवरलोडिंग सीधे जब किसी भी डेफिनेट रेटिंग के वायर पर हाई रेटिंग के अगर एप्लियंस जोड़ दिए जाएं तो उसका पावर इंक्रीज कर जाता है, और तब उसके वायर को फॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो यह मोस्टली जो है ओवरलोडिंग के घटना को प्रोड्यूस करता है. दूसरी चीज शॉर्ट सर्किटिंग. देखो बच्चे, हम दो वायर की बात करते हैं. एक जो है लाइव वायर, ये लाइव वायर, और दूसरा न्यूट्रल वायर. हम दो वायर को ऐसे यूज करते हैं. अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम इस कंडीशंस में हम वायर को अगर यूज करते हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन है. क्योंकि जानते हो बच्चे कि ये लाइव वायर और जिसको मेंस भी कहते हैं और न्यूट्रल, ये दोनों मिल करके सर्किट को क्लोज करते हैं. और जब तक याद रखिएगा कि जब तक कोई सर्किट क्लोज नहीं होती है तब तक हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस काम नहीं करेंगे. अगर किसी रीजन बस अगर हमारे सर्किट में ये कंडीशन डेवलप हो जाते हैं, जैसे ये न्यूट्रल और ये लाइव वायर, अगर देख लो बच्चे, अगर एक कंडीशन डेवलप हो गया कि ये लाइव वायर या तो फॉल्ट होने की वजह से या तो उस पर से इंसुलेटिंग फैक्टर्स को हटा देने से, अगर ये कंडीशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो ये क्या करते हैं कि लाइव वायर अगर
न्यूट्रल्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये सर्किट जो है छोटी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट। और जब ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हो जाता है तो उस कंडीशंस में जो है कई जो है घटनाएं घट सकती हैं, आग लग सकती है, देन जो है किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। तो ये सब इवेंट जो है शॉर्ट सर्किटिंग के कारण होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू ओवरलोडिंग या अदर एनी फॉल्ट द लाइन वायर एंड न्यूट्रल कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, then the circuit is closed and in this event is generally known as short circuiting। तो इस घटना को हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं और इससे जो है कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आग लग सकती है और अन्य फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ये शॉर्ट सर्किटिंग को परफॉर्म करते हैं। देखो बच्चे, अगला टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग फ्यूज की बात करेंगे। देखो ये फ्यूज सबसे खासियत यह है कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज जो है मोस्टली ये फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, ए सेफ्टी डिवाइस है। ये जो सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी हाउस होल्ड सर्किट में कनेक्टेड इन सीरीज इन हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। It is based on Joule heating effect। Joule heating effect, ये Joule heating effect पर बेस करता है। अगली कंडीशंस है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वायर का यूज हम फ्यूज के रूप में करते हैं। तो ये कंडीशन, इसमें मोस्टली देखो कि मोस्टली एलॉय का यूज करते हैं और एलॉय में एक एलॉय होता है टीन 63% एंड जो है लेड पीबी यानी लेड पीबी 37%। इन दो जो है टिन और लेड को मिला करके जो एलॉय बनाते हैं, इसका यूज हम फ्यूज वायर के रूप में करते हैं। यह मोस्टली जो होता है, यह जो सिंबल इसका होता है वह ए सिंबल होता है और सर्किट में जो है ये दो पॉइंट हैं और इस दो पॉइंट के बीच में हम ये करते हैं, फ्यूज को जोड़ देते हैं, ये फ्यूज को जोड़ देते हैं। ये दो कंडीशन होता है, ये वायरिंग, पहला वायरिंग और ये वायरिंग, और उनके बीच में ये फ्यूज को जोड़ करके हम फ्यूज बनाते हैं। यह जो है मोस्टली जो है सर्किट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर हम लोग फ्यूज के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस which connected in series in a household circuit, it is based on Joule heating effect. The melting and boiling point of the fuse is low and it produces the alloy of tin and lead and performs the symbol is this and it is connected wiring and in between fuse। तो इस तरह से हम जो है फ्यूज
सेट करते हैं।